Good morning, everyone. Welcome to next class of environment series. So first we'll be talking about lake ecology. अब लेक क्या होता है? कोई भी स्टैंडिंग वाटर जिसका एरिया या डेप्थ बड़ा हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम जनरली लेक कहते हैं, तालाब कहते हैं. आपने देखा होगा कुछ लेक्स छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ लेक्स तो सीक भी कहलाते हैं. अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता है लेक्स का, उससे एल्गी की ग्रोथ होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है, उसको नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं. और जब एक्सिलरेटेड रेट पे ये न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होती है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, जैसे डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर या फिर एग्रीकल्चर में जो हम पानी यूज़ करते हैं उसका रन ऑफ, और फिर जब एजिंग होती है तो उससे जो है जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होती है वो हाई रेट पे होने लगती है. उसको कहते हैं हम कल्चरल यूट्रोफिकेशन. तो ये डिफरेंस है नेचुरल यूट्रोफिकेशन और कल्चरल यूट्रोफिकेशन के बीच में. अब इंडिया में मोस्टली जो नेचुरल लेक्स हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? हिमालयन रीजन में होते हैं. इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, फ्लड प्लेन, उसमें होते हैं. लेक सुदर्शन जो गुजरात के गिरनार में है, दैट वाज द ओल्डेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, डेटिंग बैक टू 300 BC. अब अगर हम सैलिनिटी के बेसिस पे देखें कि उसमें नमक कितना है, सेलाइन कितना है, या तो वो फ्रेश वाटर होगा या ब्रैकिश वाटर होगा या सेलाइन लेक्स. और अगर हम उसको न्यूट्रिएंट कंटेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो वो क्या होगा? ओलिगोट्रॉफिक, जिसमें न्यूट्रिएंट्स लो होते हैं. मीज़ोट्रॉफिक वो होते हैं जिनमें मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और यूट्रॉफिक कौन से? जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं. इंडिया में जो मेजॉरिटी लेक्स हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं? या तो वो यूट्रॉफिक हैं या मीज़ोट्रॉफिक. क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स आसपास के एरिया से आते हैं और जो ऑर्गेनिक वेस्ट आते हैं वो उनको एंटर करते हैं. मतलब एक तरीके से वो पोल्यूटेड हैं. अब अमीनपुर लेक एक केस स्टडी है यहाँ पे, जिसको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग मिला था 2002 में. ये मैन मेड लेक है वेस्टर्न तेलंगाना में. और ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स होती हैं इनको मैनेज कौन करता है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, एंड दे गेट फंडिंग फॉर देयर प्रोटेक्शन. अब यूट्रोफिकेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं. अब जैसे हमने कहा कि नेचुरल न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स जो फर्टिलाइज़र्स के थ्रू, सीवेज के थ्रू जो हैं वो फर्टिलाइज़ करते हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है हमारा, उसको. जब फॉस्फेट या नाइट्रेट की लीचिंग होती है एग्रीकल्चरल लैंड से लेक्स में, रिवर्स में, तो उससे यूट्रोफिकेशन होता है. आपने देखा होगा कई लेक्स ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस लेयर बिल्कुल ग्रीन होती है एल्गी की वजह से. वो एक आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ यूट्रोफिकेशन हो रखी है. जब अल्गल ब्लूम्स होते हैं तो उनसे क्या होता है, जो सनलाइट है वो उस लेक में एंटर नहीं कर पाती और ऑक्सीजन जो है उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है. उससे क्या होता है, जो फिश है या अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है वो उनको सफोकेशन होता है और वो मर जाते हैं. और कुछ एनारोबिक कंडीशंस की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हार्मफुल हैं, डेडली हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स, मैमल्स के लिए. कुछ एल्गल ब्लूम्स जो हैं वो टॉक्सिक नहीं होते हैं, दे आर नॉट हार्मफुल, बट कुछ जो हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे जो वहाँ की फ्लोरा एंड फौना है उसको इम्पैक्ट होता है. उनको हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स कहते हैं. अब रेड टाइड भी एक कॉमन नेम है ऐसे फिनोमेना के लिए जहाँ पे बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जिनको कहते हैं, उनमें पिगमेंट्स होती हैं और वो ह्यूमन आई को क्या एक डिफरेंट कलर लगता है, जैसे ग्रीनिश, ब्राउनिश या फिर कभी रेडिश, ऑरेंज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ वाटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो रेड टाइड जो है इट्स अ मिसनोमर, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, क्योंकि ब्लूम्स हमेशा रेड नहीं होते. दे आर नॉट एसोसिएटेड विद टाइड्स,
They are not usually harmful, and some species can be harmful or dangerous at low cell concentration that do not discolor the water. तो रेड टाइड जो है, इट्स नॉट अ टाइड, इट्स अबाउट एल्गल ब्लूम्स. उसके बाद अगर हम वेटलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो वेटलैंड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट इन कैरेक्टर बिटवीन डीप वाटर्स एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जहाँ पे पीरियोडिक फ्लडिंग होती है और देयरफॉर वहाँ पे एक अलग टाइप की प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं. जहाँ पे फ्लडिंग होगी, वाटर लॉगिंग होगी, उनको वेटलैंड्स के रूप में हम रिकग्नाइज करते हैं. ये लेक लिटोरल्स को इंक्लूड करते हैं. लेक लिटोरल्स क्या हुए? मार्जिनल एरियाज बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वाटर लेवल ऑफ द लेक्स. फ्लड प्लेन क्या हुआ? एरियाज लाइंग एडजेसेंट टू रिवर चैनल्स बियॉन्ड द नेचुरल लीवीज. ये एक जोग्राफिकल टर्म है. एंड पीरियोडिकली फ्लडेड ड्यूरिंग हाई डिस्चार्ज इन द रिवर. लीवीज जो है ये जोग्राफिकल टर्म है, इसको प्लीज़ गूगल करके चेक करना एक बार. अब वेटलैंड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एरियाज ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों, परमानेंट और टेम्परेरी ये भी दोनों, with water that is static or flowing, fresh, brackish, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. और इसके characteristics क्या हुए? Covered by water or has waterlogged soil for at least 7 days during the growing season. Adopted plant life, जिनको हम hydrophytes कहते हैं, वो hydric soils, not enough oxygen available for some plants. जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने कोई क्लियर डिस्टिंक्शन अडॉप्ट नहीं किया बिटवीन लेक्स एंड वेटलैंड्स. लेकिन जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, वो लेक उन चीज़ों को कंसिडर करती है विच आर स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ विच हैव अ मिनिमम वाटर डेप्थ ऑफ 3 meters, जनरली कवर अ वाटर स्प्रेड ऑफ मोर देन 10 hectares and have no or very little aquatic vegetation, जिनको मैक्रोफाइट्स कहते हैं. और वेटलैंड्स क्या हुए? जनरली लेस देन 3 meter डीप ओवर मोस्ट ऑफ देयर एरियाज, यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, हैव अबंडेंट ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक मैक्रोफाइट्स. तो ये नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम कंसीडर करता है डिस्टिंक्शन बिटवीन लेक्स एंड वेटलैंड्स. जो मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड है, ये रामसर कन्वेंशन के अंडर रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स है ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जहाँ पे एडवर्स चेंजेस हुई हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, या हो रही हैं या हो सकती हैं ड्यू टू पोल्यूशन, डेवलपमेंट, ह्यूमन इंटरफेरेंस, और यहाँ पे जहाँ पे कंजर्वेशन बहुत प्रायोरिटी पे नीडेड है, तो वो इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं. एंड इट इज़ मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट. रामसर कन्वेंशन और ये सब हमने करंट अफेयर्स में भी बहुत बार पढ़ा है. अब जैसे चिली का लेक जो उड़ीसा में है, उसको मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में 1993 में रखा गया था ड्यू टू सिल्टेशन, लेकिन फिर उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट हुई तो 2002 में उसे रिमूव कर दिया गया. लोकटक लेक मणिपुर में है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है. तो ये दोनों अभी मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड साइट्स हैं इंडिया में. फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड लेक जो है कौन सा था? फर्स्ट नेकनामपुर. और किस बेसिस पे काम करता है ये? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक. हाइड्रोपोनिक्स में जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ पानी पे ग्रो कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. उनको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती. एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जाता है जो वेटलैंड का फंक्शन परफॉर्म करता है और उसी पे ही प्लांट्स ग्रो होते हैं सनलाइट की हेल्प से. सॉइल की ज़रूरत नहीं होती. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एस्चरीज. एस्चरीज कहाँ लोकेटेड होती हैं? जहाँ पे रिवर सी को मिलता है, वेयर द रिवर मीट्स द सी. जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर का मिक्स होता है सॉल्ट वाटर ऑफ द सी. एस्चरीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड और डेली सी वाटर से वॉश होती हैं ये.
60% of the world's population lives along estuaries and the coast. और एस्चुरीज़ को हम किन कैटेगरीज़ में ग्रुप करते हैं? पहला राइजिंग सी लेवल, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार्स, ग्लेशियल प्रोसेसेस, टेक्टोनिक प्रोसेसेस. इनको हम फिज़िकल प्रोसेसेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए, उनके बेसिस पे इन 4 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज करते हैं. मैंग्रोव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखो मैंग्रोव्स कैसे होते हैं. सो दिस इज़ अ मैंग्रोव ट्री. इनमें बहुत ही रिमार्केबल कैपेसिटी होती है सॉल्ट वाटर टॉलरेंस के लिए. एवरग्रीन होते हैं ये, अडेप्टेड टू सैलिनिटी स्ट्रेस, और इनको बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन सी होती है, और इनमें एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब फ्रेश वाटर फ्रॉम द सैलाइन और ब्रैकिश वाटर. इनमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं टू ओवरकम रेस्पिरेशन प्रॉब्लम इन द एनारोबिक सॉइल कंडीशंस. ये होते हैं न्यूमेटोफोर्स. ये देख रहे हो आप ना, वाटर लेवल के ऊपर से जो रूट्स बाहर निकल रहे हैं, इनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं. जो सुंदरबंस के मैंग्रोव्स हैं, दे आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल होलोफाइटिक मैंग्रोव्स ऑफ दिस वर्ल्ड. वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स बहुत फेमस हैं. उसके बाद भीतरकनिका ओडिशा में है, मैंग्रोव्स ऑफ पीचावरम, वेदरियानम, गोदावरी कृष्णा डेल्टा. वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में जो हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में, गुजरात में, अंडमान निकोबार में. You can see this here. This is the map of. You can see Sundarban mangroves, Mahanadi mangroves, Krishna Godavari mangroves, Kaveri deltaic mangroves, Goa mangroves, Ratnagiri mangroves, Gujarat mangroves, Andaman and Nicobar mangroves. सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? वेस्ट बंगाल स्टेट का, फिर गुजरात, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और सबसे कम केरला का है. Mangroves for Future is a partnership-based initiative promoting investment in coastal ecosystems for sustainable development. इनका मिशन क्या है? To promote healthy coastal systems. Member countries कौन कौन सी हैं? इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेशलीज, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम. आउटरीच कंट्रीज़ और डायलॉग कंट्रीज़ भी हैं इसमें. This is a picture of stilt roots. These are pneumatophores. This is mangroves. This is mangroves cover in India. ये वेटलैंड की क्लासिफिकेशन है, जैसे इनलेट वेटलैंड, कोस्टल वेटलैंड. इनलैंड में भी नेचुरल मैन मेड है और कोस्टल में भी नेचुरल मैन मेड है. नेचुरल कौन कौन से हैं? इनलैंड में लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, वाटरलॉग्ड सीजनल स्वैम्प, मैन मेड रिजर्वॉयर, टैंक्स, वाटरलॉग्ड ऐश पॉन्ड. कोस्टल में नेचुरल कौन से? एस्चुरी, लगून, क्रीक, बैकवाटर बे, कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट, मैंग्रोव, सॉल्ट मार्श, मैन मेड, सॉल्ट पैन्स एंड एक्वाकल्चर. प्लीज़ गो थ्रू दीज स्लाइड्स कम्प्रीहेंसिवली. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज.